नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं अपोलो हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं देश के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष सिंघल। डॉक्टर मनीष सिंघल सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अपोलो हॉस्पिटल में। आइए अब उनसे बात करते हैं उन सवालों के बारे में जो अक्सर हम लोग ढूंढते हैं गूगल पे। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। सर, एक बहुत किसी को कुछ परेशानी होती है, बीमारी होती है, कैंसर की भी बात करूं तो सबसे पहले वो जो सर्च करता है ना गूगल पे, वो सर्च करता है बेस्ट कैंसर डॉक्टर। तो कौन है बेस्ट कैंसर डॉक्टर? ऑफ कोर्स अगर बेस्ट कैंसर डॉक्टर की बात हो रही है तो मैं अपने बारे में तो नहीं बोल सकता, बट नहीं, बात बिल्कुल ठीक है आपकी। काफ़ी लोग इसके बारे में सर्च करते हैं बेस्ट कैंसर डॉक्टर, और बट एक पेशेंट के मानसिकता को अगर समझते हुए मैं ये बात बोलूँ कि बेस्ट कैंसर डॉक्टर कौन है। बेस्ट कैंसर डॉक्टर ऑफ कोर्स क्वालिफाइड तो होना ही चाहिए, उसकी अपनी एक उसकी जो डिग्रीज़ हैं, जो एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू जो गुजरना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन से भी पढ़ा होना चाहिए, यानी कि उसके पास पूरी उपलब्धियां वो होनी चाहिए जो कैंसर डॉक्टर कहलाने के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करें तो उसमें MBBS 6 साल की MBBS हो गई, 3 साल की MD मेडिसिन, तो उसके बाद 3 साल की DM डिग्री, उसी को कैंसर विशेषज्ञ या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आज की डेट में कहा जाता है। उसी तरह से सर्जरी में करें तो 6 साल की MBBS, उसके बाद 3 साल की जनरल सर्जरी, उसके बाद 3 साल की MCH ऑन्को सर्जरी, उसी को कैंसर विशेषज्ञ कहा जाएगा। इसी तरह से रेडियोथेरेपी की बात करें, क्योंकि 3 पिलर है, 3 स्तंभ है कैंसर ट्रीटमेंट के। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में MBBS, उसके बाद MD रेडियोथेरेपी, उसमें कोई सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं है, यानी कि 12 से 14 साल लगते हैं कैंसर विशेषज्ञ बनने के लिए। तो वो उसके पास अपनी ये उपलब्धियाँ एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोसेस के माध्यम से उसके पास होनी चाहिए। एक ये कैंसर डॉक्टर है। उसके बाद जो अच्छा कैंसर डॉक्टर वो होता है जो अपने आप को अपडेट भी करता है, क्योंकि कैंसर हर रोज़ बदल रहा है, हर रोज़ उसके ट्रीटमेंट्स बदल रहे हैं, इतने फास्ट तरीके से बदल रहे हैं कि आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा, तभी तो आप अपने पेशेंट तक बेस्ट ट्रीटमेंट पहुंचा पाओगे। सो एक अच्छा कैंसर विशेषज्ञ वो होगा, या बेस्ट कैंसर विशेषज्ञ वो होगा जो उसके पेशेंट्स को भरपूर समय दे सके, उनकी सारी क्वेरीज को एड्रेस कर सके, और उनकी क्वेरीज से मैं समझता हूँ कि गुस्सा ना होए, मतलब ही और शी शुड नॉट फील इरिटेटेड कि सवाल कैसे पूछ लिया, एंड ओपन डिस्कशन करें। वन लाइनेड डिस्कशन नहीं, ये होना चाहिए जी बस खत्म। ओपन डिस्कशन है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है। दैट मीन्स इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि समय देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बेस्ट कैंसर डॉक्टर वो होगा जो अवेलेबल भी है, या तो व्हाट्सएप पे आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर देता है, या आपको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हॉस्पिटल आने के लिए नहीं कहते, आप कोशिश करते हैं कि यस जितनी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए। छोटी मोटी क्वेरीज है, उल्टी लग गई, क्योंकि कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमारे ट्रीटमेंट में हैं, तो छोटे मोटे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो रिजॉल्व कर दे, क्राइसिस के टाइम पे अवेलेबल रहे। या फिर एक ऐसी टीम में काम करता हो जिसमें कोई ना कोई टीम मेंबर पेशेंट को क्राइसिस के टाइम पे दे कैन सैल्वेज द सिचुएशन, यानी उस सिचुएशन से उसको निकाल सकता है और समय दे सकता है, ओपन डिस्कशन कर सकता है, एंड डजंट फील इरिटेटेड बाय स्मॉलर क्वेश्चंस। लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं समझता हूँ कि दे आर ओपन टू सेकेंड ओपिनियंस। सेकेंड ओपिनियन क्यों ले लिया जी आपने, इस तरह से उस बारे में इरिटेट ना होए, तो वो कैंसर विशेषज्ञ आई थिंक वो बेस्ट कैंसर विशेषज्ञ होगा। सर, आपने जो पहले सवाल का जवाब दिया उसमें एक्चुअली मेरे लिए 2 सवाल और निकल के आए हैं, तो मैं चाहूँगा आपसे उस पर भी बात करना। सर, आपने जब ट्रीटमेंट की बात की तो अक्सर पेशेंट बेस्ट डॉक्टर सर्च करने के बाद डॉक्टर के पास जाते होंगे, सलाह भी लेते होंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो बेस्ट ट्रीटमेंट भी सर्च करते हैं। तो एक्चुअली गूगल पे बेस्ट ट्रीटमेंट सर्च करना कितना सही है? देखिए, गूगल पे बेस्ट ट्रीटमेंट सर्च करना अपने आप में सही भी है, अपने आप में गलत भी है। डिपेंड करता है कि आप कितनी मैच्योरिटी से सारी इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हो। इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर कोई इंसान गूगल पे बेस्ट ट्रीटमेंट सर्च करने की कोशिश करता है और मैं उसको कहूँगा नहीं नहीं भाई ये नहीं करना, तो मैं बहुत गलत करूँगा। ये इतना नेचुरल ह्यूमन रिफ्लेक्स है, इसको रोका नहीं जा सकता, इसको रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक पेशेंट को अगर वो किसी और डॉक्टर के संपर्क में ऑलरेडी है, उसका डॉक्टर अच्छा कैंसर विशेषज्ञ, मैं बेस्ट की बात नहीं कर रहा, बेस्ट कुछ नहीं होता। अब मैं आपसे पूछूंगा बेस्ट एक्टर कौन है, तो मतलब क्या अमिताभ बच्चन को बेस्ट कह देंगे कि तो शाहरुख खान खराब हो गया क्या?
दे आर ऑल गुड, तो अपने अपने दोनों के अपने अपने दोनों के वो हैं. सो बेस्ट नहीं कुछ होता. अगर अच्छा कैंसर विशेषज्ञ है वो उसको पूछ सकता है, सर मुझे इसकी बीमारी के बारे में पढ़ना है, मुझे बताओ मैं कहाँ से पढ़ूं. देयर आर ऑफिशियल ऑथेंटिक वेबसाइट्स जिसके ऊपर ऑथेंटिक वायबल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है. अगर मैं वेबसाइट का नाम लूँ www.cancer.gov, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है जो अमेरिका की वेबसाइट है. उस पर सब कुछ अवेलेबल है. अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो तो उस साइट से आपको सब कुछ ऑथेंटिक और ठीक चीज़ मिल जाएगी. उसके ऊपर की अगर एडवांस रिसर्च करना चाहेंगे तो और भी पबमेड पे जाके रिसर्च, गूगल पे मत करो, फिर पबमेड पे पढ़ो. पबमेड इज द मेडिकल कंसोर्शियम ऑफ मेडिकल नॉलेज. तो मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंट सर्च, इंटेलिजेंट रीडिंग, मैच्योर रीडिंग इज व्हाट इज द की. अच्छा सर, कैंसर ट्रीटमेंट में जब हम बात कर रहे हैं तो एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, नेचुरलपैथी भी है, इम्यूनोथेरेपी भी है, कैंसर के और भी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी हैं एलोपैथी में जो हैं, सभी तो हैं. फिर मतलब क्या वजह है कि लोग किसको चूज़ करें, किस ऑप्शन को सेलेक्ट करें? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है विशाल जी, और मुझे लगता है इस सवाल का जो आंसर होगा बड़ी सेंसिटिविटी और मेच्योरिटी के साथ करना चाहिए. मैं नहीं कहता कि नेचुरोपैथी में कोई इलाज नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि आयुर्वेदिक में कोई इलाज नहीं है, होम्योपैथी में नहीं है जी, एलोपैथी है जी सबसे बढ़िया. नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. सब में होगा इलाज. मैं एलोपैथिक का स्पेशलिस्ट हूँ. मुझसे जो सवाल किया जाए एलोपैथी के बारे में किया जाए, मैं आयुर्वेदिक के बारे में नहीं बता सकता. अभी मैंने नहीं पढ़ी हुई. आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट. हाउ कैन आई से नहीं है, हाउ कैन आई से कि है. मैं अपने पेशेंट्स को भी यही कहता हूँ. आई हैव नो अथॉरिटी टू से कि उसमें नहीं है. बट मेरी पर्सनल एक क्वेरी है. एलोपैथिक इलाज सब कुछ गूगल पे अवेलेबल होता है. आप दवाई के बारे में डालो, साइड इफेक्ट डालो, निकल आएंगे. मिलीग्राम कितना देना चाहिए, निकल आएगा. आप पर्टिकुलर दवाई का डाल दो, USFDA पैकेज इंसर्ट, सारी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी. कभी किसी ने उस दवाई के ऊपर सुसाइड भी कर लिया होगा ना, वो भी रजिस्टर्ड है, अपनी मर्जी से कर लिया. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, वो भी रजिस्टर्ड हो जाता है. एनी एडवर्स इवेंट इज रजिस्टर्ड. सो एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट. अब वही बात अगर हम आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या फलाने के बारे में डालो, आपको उस हद तक की डिटेल नहीं मिलती. सेकेंड बात, ये मेरी क्वेश्चंस है, क्यों नहीं मिलती भाई? वाई इज इट नॉट इन ब्लैक एंड वाइट, इन पब्लिक डोमेन? हमारी तो सारी इन्फॉर्मेशन ब्लैक एंड वाइट पब्लिक डोमेन में. दूसरी बात, चलो मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई. वाई आर द ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नॉट वेरी वोकल अबाउट द कंटेंट ऑफ देयर मेडिसिन, द मिलीग्राम इन विच दे आर प्रेजेंट? हमारे में तो है. वाई इज देयर नो कंसिस्टेंसी? आप एक फिजिशियन ऑल्टरनेट मेडिसिन ए, सेकेंड फिजिशियन मेडिसिन 2. आज हमारी मेडिसिन ऐसी है, एलोपैथिक मेडिसिन, आप कहते हो जी मेरा तबादला हो गया जी, मैं जापान चला गया. जाओ जी, सेम ट्रीटमेंट है, यू विल फाइंड द सेम ट्रीटमेंट. आप कहते हो नहीं वो सिंगापुर हो गया, सिंगापुर में भी सेम. कहते नहीं सर वो थोड़ी गलती बता गया, मैं ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया सेम. आप कहते हो आइसलैंड चला गया, आइसलैंड में भी सेम है बॉस. 100% कंसिस्टेंसी है प्रैक्टिकली. थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल इधर उधर हो सकता है, बट मोटा मोटी वो कहेंगे वी आर ऑल्सो डूइंग, वी डू लॉट ऑफ क्रॉस कंट्री कंसल्ट्स ऑल्सो. काफ़ी हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो काफ़ी रिच हैं या फिर उनके पास उपलब्धियाँ ज़्यादा है, तो वो कंसल्टेशन लेते हैं अमेरिका से. वो कहते हैं जी हाँ आप डॉक्टर सिंगल यू आर डूइंग द बेस्ट ऑलरेडी. वो कहते हैं जी हम अमेरिका आ जाए, वो कहते हैं नहीं आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है. सो देयर इज कंसिस्टेंसी. लास्ट, अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आयुर्वेदिक से ही निकली. फॉर एग्जाम्पल पैक्लीटेक्सेल है. पैक्लीटेक्सेल दवाई टेक्सस ब्रेविफोलिया से निकलती है, जो कि बार्क ऑफ अ ट्री है, इंग्लिश यू ट्री बोलते हैं उसको. इट इज़ यूज फॉर हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, ओवेरियन कैंसर. एक दवाई है इटोपोसाइट. इट इज़ यूज फ्रॉम पोडोफाइलियम पैलेटम, इट्स अ प्लांट. It is used for small cell carcinoma of the lung, testicular tumors, the highly curable cancers, lymphomas, and even ovarian cancer. There is a drug called as irinotecan, Camptotheca plant से निकलती है. It is used for lung cancer, it is used for colon cancer, large intestine cancer, small intestine cancer, pancreatic cancer.
और इवन सर्विक्स कैंसर, विनका एल्कलॉइड्स, क्राइसेंथेमम रोजियम, सदाबहार वाले फूल. इट इज़ यूज फॉर लिम्फोमास, ल्यूकीमियाज, many other cancers. Vinorel bean, वो भी विनका एल्कलॉइड, इट इज़ यूज फॉर लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर. So there are a lot of drugs. Or even now the government of India has approved even medicinal use or allopathic use of भांग, जिसको हम वो कैनाबिनॉइड कहते हैं. ओपियम which is the best painkiller for cancer pain is plant based. So it's not that we are averse to plant derived treatment, but we need consistency of practice. We need that there should be proper protocols and there should be open ground where these can be actually combined. We have no reservation कि आप एलोपैथिक के साथ में आप आयुर्वेदिक को कंबाइन मत करो, कर लो ना, बट कुछ डेटा होना चाहिए, कुछ हार्म तो नहीं हो रहा, कुछ इंटरेक्शंस तो नहीं हो रही, ड्रग इंटरेक्शंस तो नहीं हो रही, इसके ऊपर डेटा इवॉल्व होना चाहिए, जो नहीं हो रहा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया कैन गिव बैक टू द वर्ल्ड in form of lot of Ayurvedic which are already unexplored. But structured research process वो lacking है. अच्छा सर, एलोपैथी की ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे, बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, सब लोग शायद उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते. इसका क्या मतलब, कब ये अफोर्डेबिलिटी के दायरे में आएगा या कैसे आ सकता है? सो विशाल जी देखो, ऐसा है, अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा ही सब्जेक्टिव वो है, मतलब स्टेटमेंट है, बड़ा सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है. आप नीचे से नीचे तबके के आदमी के लिए ले लोगे तो उसके लिए तो कुछ भी अफोर्डेबल नहीं है, उसको तो अस्पताल तक पहुंचने के लिए किराया नहीं है. हमारे पास आते हैं ऐसे पेशेंट, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल EWS पे है तो फ्री ट्रीटमेंट होता है उनका. उनको कई बार हमें अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं, जा अभी तू घर जा, वो कहते जी मेरे पास तो टैक्सी के बस का किराया ही नहीं. So we have affordability is a very subjective, but अगर हम एक एवरेज अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो जो एवरेज ट्रीटमेंट है ना वो मोर लेस अफोर्डेबल है अच्छे हॉस्पिटल के अंदर भी. गवर्नमेंट ने की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी सारी कैंसर ट्रीटमेंट्स, जो बेसिक कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं, वो लो MRP पे लॉन्च हो चुकी है. मतलब बहुत ही सस्ती, मैं कहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक पैक्लीटैक्सेल की हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी. पैक्लीटैक्सेल जैसी दवाई 1000 रुपये के अंदर मिल सकती है. 1000 रुपये क्या होते हैं, 6 साइकिल लगनी है तो 1000 रुपये में मिल गई, 6000 रुपये. हॉस्पिटल का खर्चा वर्चा मिला के भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं बैठती है. अगर आपके पास 4-5 लाख रुपये का इंश्योरेंस है तो कोई चक्कर ही नहीं है. सर्जरी थोड़ी महंगी है, मैं तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ तो मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करूँ तो काफ़ी हद तक काफ़ी सारी दवाइयाँ कॉस्ट इफेक्टिव हो चुकी हैं. गवर्नमेंट ने की पॉलिसीज़ अच्छी थी एंड उन्होंने काफ़ी सारी दवाइयों को प्राइस कंट्रोल के अंदर लेकर आए. उस प्राइस कंट्रोल को भी कम्पिटिटिव बनाकर उन्होंने कुछ दवाइयों की कॉस्टिंग को काफ़ी कम कर दिया. सो कुछ बहुत अच्छी कंपनियां जिन्होंने बाकी MRPs को इतना अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है एंड वी आर यूजिंग दोज ड्रग्स विदाउट एनी प्रॉब्लम. ऐसा नहीं कि उनकी क्वालिटी ख़राब है. सो कुछ ड्रग्स हैं जो इनोवेटर ड्रग्स हैं. इनोवेटर ड्रग्स में जो अभी लॉन्च हुई है तो उसमें तो उसके पास पेटेंट प्रोटेक्शन है, तो वो एक पर्टिकुलर कॉस्ट के साथ ही आएंगी, क्योंकि जाहिर बात है उसमें बहुत सारा रिसर्च में पैसा लगा हुआ है. फिर भी काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स जो इंडिया में लॉन्च होती है, इनोवेटिव ड्रग्स, जिनके ऊपर जेनरिक नहीं अवेलेबल है या वो पेटेंट प्रोटेक्शन में तो तब तक जेनरिक नहीं अवेलेबल हो सकता या उनको कॉपी करना भी बहुत मुश्किल है, वो ज़्यादातर ड्रग्स थोड़े से चीपर दामों पे लॉन्च होती है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, विद सम सपोर्ट प्रोग्राम्स, पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम होते हैं PSP. सो उसमें वो कॉस्ट अगर हम बोले कि भाई हमारी एडजॉइनिंग कंट्री कौन सी है जो काफ़ी प्रगतिशील, सिंगापुर में अगर X अमाउंट की मिल रही है तो वो जनरली X/2 हो जाएगा इंडिया के अंदर, हाफ तो हो ही गया. ऑफकोर्स उनकी कॉस्ट को कम करने के लिए एक ही तरीका है कि इंडिया अपनी रिसर्च खुद करना शुरू करे, लेकिन वो नहीं हो रहा. वी आर नॉट जनरेटिंग न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर कैंसर, क्योंकि इसमें बहुत एपेटाइट चाहिए, बहुत, यू हैव टू हैव अ लार्ज स्टमक ऑफ फेलियर. आपने 10 मॉलिक्यूल टेस्ट किए, हो सकता है 10 के 10 फेल हो जाए, अगर सक्सेस भी हुआ तो 1 हो गया तो गनीमत बनाओ. तो 9 के फेलियर का पेट है आपके पास, किसके पास है?
किसी के पास नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है। 2 फेलियर हो जाएंगे, माथा पकड़ के बैठ जाओ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। सो वी आर नॉट जनरेटिंग न्यू मॉलिक्यूल्स। ये बात बाहर के देशों में, वेस्टर्न वर्ल्ड ने समझ ली। आज दे आर डिक्टेटिंग टर्म्स टू अस ना, कि हमारा नया मॉलिक्यूल आ गया, ये नया ब्रेक थ्रू है भाई, लेना है तो इतने दाम पे लेना पड़ेगा। मतलब वी आर नो वन टू कंप्लेन। कि अगर आपको रिसर्च मॉलिक्यूल्स नए नए चाहिए तो फिर आपको भी रिसर्च भी करनी ही पड़ेगी। अगर आपको सस्ते चाहिए तो आप अपनी रिसर्च करो। बट हाँ, बेसिक ट्रीटमेंट काफ़ी सस्ता है। लास्ट पॉइंट, हेल्थ इंश्योरेंस। कोविड के दौरान एक आग लग गई थी हेल्थ इंश्योरेंस लेने की। जैसे कोविड धीरे धीरे ठंडा हो गया, लोगों की मेमोरीज शांत हो गई, सब भूल गए, फिर वहीं के वहीं आ गया। भाई आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस बीमा तो कराना चाहिए ना। बीमा नहीं कराने के लिए किसने कहा था? या आप क्या सोचकर बैठे थे कि भी आप संजीवनी बूटी खाकर आए हो, आपको तो कुछ होएगा ही नहीं। हमारे यहाँ फाइनेंशियल ट्रेनिंग ही नहीं है स्कूल्स में कि भाई अगर आपने 100 रुपये कमाए हैं, आपके पास हर चीज़ का बजट है। छुट्टी बनाने का बजट है, गाड़ी खरीदने का बजट है, लड़की की शादी करने का बजट है, घर खरीदने का बजट है, हेल्थ का बजट कहाँ है? बोलते भाई ये तो सोचा ही नहीं। सो मुझे लगता है कि बजटिंग ऑफ हेल्थ इन योर पर्सनल फाइनेंस इज नॉट टॉट। दैट इज द रीजन हेल्थ क्राइसिस इज अ बर्डन। सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं वो सारे वो प्रश्न हैं जो एक आम आदमी गूगल पे सर्च करता है या इधर उधर से ढूंढता है। क्योंकि मुझे लगता है कि कैंसर की जागरूकता के लिए ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि जिन चीज़ों को आप ढूंढ रहे हो उनमें एक्चुअली आपको देखना क्या है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी आज आपको मिलेगी ये आपके लिए लाभदायक होगी। आपके लिए ही नहीं, ये और लोगों के लिए भी लाभदायक होगी, इसलिए आप इसे औरों के साथ भी साझा करने में झिझकिएगा मत। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।